मैं हूं नोवा। मैं हूं अलॉय और यह है एजेंट स्टैक डेली। ओपनक्लो ने 2 सुधार रिलीज जारी की हैं, जो कोडेक्स टर्न को प्रोग्रेस मैसेज के बाद खत्म होने से रोकती हैं, कुछ मेमोरी स्टार्टअप कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करती हैं और नए पैकेज क्लाइंट्स के साथ ऑफिशियल प्लगइन अपडेट्स को बहाल करती हैं। हम्स एजेंट 8.3 बहुत बड़ा है। स्ट्रीमिंग स्पीच के साथ रियल टाइम वॉइस, इंटरप्शन सपोर्ट, वेक वर्ड्स और एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन। टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट क्लॉथ कोड ने भी .220 शिप किया। हालांकि इसके सोर्स से हमें एक स्टेबल टैग मिलता है बिना कंक्रीट रिलीज नोट्स के। हार्नेसेस से परे, सर्कल्स कहते हैं कि संचालित टेलीकॉम पर्सनलाइजेशन ने प्रति उपयोगकर्ता रेवेन्यू 22% बढ़ाया और चर्न 9% कम किया। शोधकर्ता भी वीडियो एजेंट बना रहे हैं, जो शीर्षक से अनुमान लगाने के बजाय वास्तविक फुटेज की जांच करते हैं। ठीक है, आखिरी वाला क्रांतिकारी नहीं लगना चाहिए, और फिर भी हम यहाँ हैं। आज आप सुनेंगे कि ओपनक्लॉ 7.1-2 और 7.1-1 में क्या बदला। हम्स 8.3 इतना बड़ा विस्तार क्यों है? क्वेन 3.8 मैक्स कोडिंग और कॉवर्क के लिए क्या वादा करता है? और एयरएलएलएम का 4 गीगाबाइट जीपीयू पर 70 अरब पैरामीटर मॉडल चलाने का दावा क्या बनता है? इसके अलावा ओपन सेफ्टी मॉडल, रोबोटैक्सी रीजनिंग, एप्पल ओपनएआई का बढ़ता कानूनी विवाद, तेज लॉन्ग वीडियो सिस्टम, निरंतर वॉइस इंजीनियरिंग और एजेंट रिसर्च के लिए ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। ओपनक्लो 7.1-2 ऑफिशियल प्लगइन इंस्टॉलेशन और अपडेट्स को ठीक करता है। नए पैकेज क्लाइंट्स प्लगइन मेटाडेटा को सिंगल ऑब्जेक्ट के बजाय वन आइटम एरे में वापस कर सकते हैं। ओपनक्लो अब उस फॉर्मेट को स्वीकार करता है ताकि ट्रैक किए गए ऑफिशियल प्लगइन सुधार रिलीज प्राप्त कर सकें। ओपनक्लो 7.1-1 में 3 और मरम्मतें हैं। कोडेक्स ऐप सर्वर से प्रोग्रेस मैसेज अपटर्न को जल्दी खत्म नहीं करते। ओपनक्लो टर्न को जीवित रखता है जब तक जीपीटी या कोडेक्स अपना अंतिम जवाब न दे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोग्रेस अपडेट कहता है कि काम जारी है, यह नहीं कि टास्क खत्म हो गया। मेमोरी कोड पुराने डेरिव्ड इंडेक्स और उसके कैश साइडकोर से संबंधित कॉन्फ्लिक्ट से भी उबर सकता है, गेटवे को फैटल रिस्टार्ट लूप में फंसाने के बजाय। वेक्टर स्टोर में स्ट्रक्चरल करप्शन अभी भी रीट्राइबल है। अंत में, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स के तहत गार्डेड परमिशन चेंजेस रीड ओनली फाइल सिस्टम एरर दे सकते हैं। ओपनक्लो इसे तब तक टॉलरेट करता है जब तक कि एग्जिस्टिंग स्टेट पाथ पहले से प्राइवेट है। व्यापक रूप से परमिशन वाले पाथ्स अभी भी बंद हो जाते हैं। मुझे यह अंतर पसंद है। मेक इट स्टार्ट आसान होता अगर फिक्स सिर्फ सेफ्टी चेक को कमजोर करता। यह एक परमिशन बाउंड्री को प्रिजर्व करता है। हम्स एजेंट 8.3, जिसे इसके मेंटेनर्स वर्जन 0.20 के रूप में पहचानते हैं, एक अलग स्केल पर काम करता है। यह रिलीज लगभग 3650 कमिट्स, 1400 मर्ज्ड पुल रिक्वेस्ट्स, 5200 चेंज्ड फाइल्स, 559,000 इंसर्शंस, 405,000 डिलीशंस और 1200 क्लोज्ड इश्यूज को कवर करता है, 650 से अधिक कंट्रीब्यूटर्स के साथ। ये डेवलपमेंट टोटल्स हैं, 1400 प्रॉमिस्ड फीचर्स नहीं। नामित क्षमता रियल टाइम वॉइस है, जिसमें स्ट्रीमिंग टेक्स्ट टू स्पीच बारजेन ताकि कोई इंटरप्ट कर सके, ऑन अ डिवाइस वेक वर्ड्स और टर्मिनल, डेस्कटॉप ऐप और ऑडियोक्षम वाले गेटवे प्लेटफॉर्म पर हैंड्स फ्री कंट्रोल शामिल है। यह अ वर्जन 1 को भी सपोर्ट करता है, एक स्टैंडर्ड जिसके माध्यम से अलग अलग एजेंट्स काम का आदान प्रदान कर सकते हैं। और यह जोड़ी हम्स के संचालन के तरीके को बदलती है। वॉइस सिर्फ एक रीड अलाउड बटन नहीं है, जब सिस्टम लगातार सुनता है, पूरा जवाब आने से पहले बोलना शुरू करता है, और जब व्यक्ति इंटरप्ट करता है तो रुक जाता है।
वेक वर्ड्स इसे कीबोर्ड के बिना उपलब्ध रखते हैं। एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन बोलने वाले एजेंट को हर काम लोकली परफॉर्म करने के बजाय कहीं और रिक्वेस्ट ले जाने देता है। फिर भी विशाल कोड टोटल्स किसी क्वांटिफाइड रिलायबिलिटी या स्पीड इंप्रूवमेंट को साबित नहीं करते। द हेरल्ड रिलीज मेंटेनर्स का नाम है और पहली बार मिथोलॉजी शाब्दिक है। हम्स अब बोलता है और संदेश ले जाता है। टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट क्लॉड कोड ने भी स्टेबल रिलीज .220 शिप किया। उपलब्ध सोर्स रिलीज की पुष्टि करता है लेकिन कॉन्क्रीट चेंज लॉग नहीं देता, तो उस नंबर से कोई फीचर स्टोरी नहीं बनाई जा सकती। ईमानदार आकलन असमान है। ओपन क्लॉ प्लगइन्स कोडेक्स कंप्लीशन, मेमोरी स्टार्टअप और प्रोटेक्टेड स्टेट के आसपास विशिष्ट फेलियर्स को बंद करता है। हार्म्स को व्यापक वॉइस और इंटेलिजेंट क्षमताएं मिलती हैं। क्लॉड कोड की एक स्टेबल बिल्ड है लेकिन और दावा करने के लिए पर्याप्त सोर्स डिटेल नहीं। क्वेन 3.8 मैक्स को कोडिंग और कॉवर्क के लिए एक नया मानक बता रहा है। एक बहुत फैशनेबल लेबल से परे यहाँ कॉवर्क का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक प्रॉम्प्ट के बाद एक जवाब के बजाय एक व्यक्ति के साथ मिलकर मल्टी स्टेप एजेंट काम। क्वेन ने 4 अगस्त को फ्लैगशिप रिलीज किया और कहा कि यह कोडिंग कार्यों और लंबे चलने वाले सहयोग में पहले के क्वेन मॉडल से आगे निकल गया है। यह रिपॉजिटरी इंस्पेक्शन, मल्टी फाइल एडिट्स, टूल यूज, फीडबैक और ह्यूमन रीडायरेक्शन को पिच के केंद्र में रखता है। इसका हैकर न्यूज डिस्कशन 1102 का स्कोर पहुंच गया, किसी मॉडल लॉन्च के लिए असामान्य रूप से उच्च अटेंशन। यह नंबर इंटरेस्ट को मापता है, क्वालिटी को नहीं। लेकिन डेवलपर्स ने स्पष्ट रूप से कोडिंग एंड कॉवर्क फ्रेमिंग पर ध्यान दिया। सार्थक सवाल यह है कि क्या मॉडल एक लंबे कार्य में कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को बनाए रख सकता है जब कोई व्यक्ति बीच में दिशा बदलता है। लॉन्च मटेरियल इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग डिटेल्स खुली छोड़ देती है। यह कॉन्टेक्स्ट लिमिट, टूल कॉल रिलायबिलिटी रेट, एडिट सक्सेस मेजर या डिप्लॉयमेंट टाइम टेबल नहीं देती। वे ओमिशंस लॉन्च को खत्म नहीं करते, लेकिन मॉडल्स लॉन्ग हराइजन परफॉर्मेंस को अनप्रूव्ड रखते हैं। मैं उस कैटेगरी से उत्साहित हूँ, लेकिन अभी न्यू बार नहीं खरीदता। फ्रेज क्वेन से आया है और सप्लाइड लॉन्च मटेरियल में सेपरेट बेंचमार्क पैकेज, डिटेल्ड फीचर टेबल या रैंकिंग तय करने वाली प्राइसिंग शीट शामिल नहीं है। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशंस को क्वेन 3.8 मैक्स की तुलना एक्चुअल कोडिंग एजेंट्स के अंदर अन्य फ्लैगशिप से करनी होगी, खासकर लॉन्ग जॉब्स पर जहां एक बैड एडिट कई स्टेप्स बाद कंपाउंड कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करती है। एक स्ट्रॉन्ग मॉडल तब बहुत यूजफुल नहीं है अगर प्रोडक्ट्स तक पहुंचने में मंथ्स लगते हैं जहां लोग काम करते हैं। अटेंशन रियल है, परफॉर्मेंस क्राउन क्वेन का क्लेम बना हुआ है। एआरएलएलएम एक चौंकाने वाला रिजल्ट एडवर्टाइज करता है। 70 अरब पैरामीटर लैंग्वेज मॉडल का इन्फ्रेंस सिर्फ 4 गीगाबाइट्स मेमोरी वाले एक जीपीयू पर। यह ओल्डर लैपटॉप या बजट डेस्कटॉप टेरिटरी है, न कि वह हार्डवेयर जो नॉर्मली उस साइज के मॉडल से जुड़ा होता है। ओपन सोर्स रिपॉजिटरी ने 4 अगस्त को सरफेस होने के बाद 230 का हैकर न्यूज स्कोर खींचा क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉमिस स्पष्ट है। अगर यूजफुल लोकल इन्फ्रेंस वास्तव में उस हार्डवेयर में फिट हो जाता है, तो लोग डाटा सेंटर या कॉस्टली मल्टी जीपीयू मशीन के बिना बहुत बड़े मॉडल्स तक एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फिट्स वहां ओलंपिक लेवल वर्क कर रहा है। एक मॉडल टेक्निकली एग्जीक्यूट तो हो सकता है, लेकिन इंटरैक्टिव असिस्टेंट के लिए टू स्लो रह सकता है। बिल्कुल। हेडलाइन मेमोरी कैपेसिटी देता है, यूजफुल लेटेंसी, थ्रूपुट या एनर्जी यूज नहीं। सप्लाइड मटेरियल में रिलीज नोट्स शामिल नहीं हैं जो करंट टेक्निक एस्टैब्लिश करें, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबली इन्वेंट नहीं कर सकते कि एआरएलएलएम मॉडल डेटा कैसे मूव या स्टोर करता है। यह सबसे ज्यादा मैटर करता है ओल्डर वर्कस्टेशंस, एज सिस्टम्स और डिप्लॉयमेंट्स के लिए जहां एक्सेलरेटर मेमोरी कॉस्ट को डोमिनेट करती है।
फिर भी डिसाइसिव नंबर्स यह हैं कि पहला आउटपुट कितनी देर में आता है और लेटर टोकन्स कितनी जल्दी अराइव होते हैं। मेमोरी फिट, फर्स्ट आउटपुट डिले, स्टेडी जनरेशन स्पीड और स्टोरेज ट्रैफिक सेपरेट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। एक क्लियर करना दूसरा क्लियर नहीं करता। बिना दोज फिगर्स के 70B ऑन 4 गीगाबाइट्स इम्प्रेसिव कंपैटिबिलिटी क्लेम है, प्लेजेंट प्रोडक्ट का प्रूफ नहीं। ठीक है, यह पोटेंशियली वाइल्ड है, लेकिन यह कॉम्पैक्ट लोकल मॉडल से अलग है। एक स्मॉल मॉडल को पहले से ही कम कंप्यूटेशन चाहिए। एरएलएम क्लेम करता है कि एक वेरी लार्ज मॉडल एक सीवियर मेमोरी बाउंड्री पार कर सकता है। एक ऑर्डिनरी हार्डवेयर पर फास्ट प्राइवेट असिस्टेंस सपोर्ट कर सकता है, जबकि दूसरा लार्जर मॉडल को स्लोअर या स्पेशलाइज्ड जॉब्स के लिए एक्सेसिबल बना सकता है। मटेरियल्स यह एस्टैब्लिश नहीं करते कि यहाँ कौन सा एक्सपीरियंस अप्लाई होता है। परफॉर्मेंस नंबर्स स्टिल आंसर करने चाहिए कि यह कॉन्वर्सेशन है, बैच प्रोसेसिंग या सिंपली सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। यह डिप्लॉयमेंट रिजल्ट है जिस पर मैं लगातार आ रहा था। सर्कल्स रिपोर्ट्स की एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 22% ऊपर है, चर्न 9% नीचे है और ओपनआई पावर्ड टेलीकॉम स्टैक से डेवलपमेंट एफिशिएंसी में सुधार हुआ है। ये कंपनी रिपोर्टेड फिगर्स हैं जो ओपनएआई की न्यूज़ रूम में पब्लिश्ड हैं, इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स नहीं, लेकिन वे आउटकम्स को टारगेट करते हैं जो कैरियर्स को गहराई से मैटर करती हैं। रेवेन्यू पर यूजर दिखाता है कि प्रत्येक सब्सक्राइबर कितना वैल्यू प्रोड्यूस करता है। चर्न मेजर करता है कि कितने सब्सक्राइबर्स छोड़ते हैं। दोनों को फेवरेबली मूव करना, लोगों ने डेमो से एंगेज किया, क्लेम करने से कहीं ज्यादा बोलता है। सर्कल्स टेलीकॉम कैरियर्स के लिए पर्सोनलाइजेशन सिस्टम्स बिल्ड करता है और उन कैरियर्स और उनके सब्सक्राइबर्स के बीच बैठता है। यह एआई नेटिव टेलीकॉम एक्सपीरियंसेस के लिए ओपनएआई एपीआई को कोडेक्स के साथ यूज करता है। स्टैक दोनों तरफ दिखता है। कोडेक्स इंजीनियरिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है जिससे फीचर्स बिल्ड होती हैं, जबकि ओपनएआई मॉडल्स कस्टमर फेसिंग पर्सोनलाइजेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। टेलीकॉम पर्सोनलाइजेशन में अक्सर फिक्स्ड कस्टमर सेगमेंट्स को मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड ऑफर्स के साथ पेयर करना शामिल रहा है। मोर डायनामिक टेलरिंग यह चेंज कर सकता है कि प्रत्येक सब्सक्राइबर तक कौन सी प्लान, सर्विस या मैसेज पहुंचती है, वाइल डेवलपमेंट लूप को शॉर्टन करती है। वह कनेक्शन मायने रखता है, लेकिन मुझे डिप्लॉयमेंट मैप चाहिए। अकाउंट में वो स्पेसिफिक कैरियर्स, देश, सैंपल साइज, मेजरमेंट विंडो या उन परसेंटेज के पीछे का कंपैरिजन बेसलाइन नहीं बताया गया है। कई मैच्योर मार्केट्स में लिफ्ट का मतलब किसी टाइटली स्कोप्ड रोलआउट से बिल्कुल अलग होता है। सर्कल्स कहता है कि सिस्टम चला और कमर्शियल रिजल्ट्स दिए, लेकिन अनसर्टेनिटी एट्रीब्यूशन और ट्रांसफर से जुड़ी है। कितना मॉडल्स से आया, कितना प्रोडक्ट डिजाइन से, और क्या दूसरा कैरियर वही गेन देखेगा। दो रिपोर्ट किए गए बिजनेस आउटकम एक दूसरे को और मजबूत करते हैं। जब कम सब्सक्राइबर्स छोड़ते हैं तो पर सब्सक्राइबर रेवेन्यू बढ़ना ज्यादा परसुएसिव होता है, क्योंकि यह सिर्फ सिक्योरिटी बेस से ज्यादा पैसे निकालना नहीं है। वेंडर के सस्टडी लेबल लगा होने के बावजूद 22% इतना बड़ा है कि कॉम्पिटिटर्स इस पर ध्यान देंगे। मिस्ट्रल ने 4 अगस्त को शील्डस्ट्रल रिलीज किया, एक 3 बिलियन पैरामीटर ओपन वेट्स क्लासिफायर जो इमेजेस और टेक्स्ट में सुरक्षा का आकलन करता है। मिस्ट्रल का दावा है कि यह 7 गुना बड़े क्लासिफायर से बेहतर परफॉर्म करता है। यह नंबर सीधे कंपनी से आया है, इसलिए मैं इसे दावा मान रहा हूं जब तक कि मिस्ट्रल के बाहर कोई इसे रिप्रोड्यूस न करे। रिलीज अभी भी एक रियल प्रोडक्ट प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। मल्टी मॉडल सर्विसेज को जज करना होता है कि इमेज, शब्द या उनका कॉम्बिनेशन पॉलिसी बाउंड्री को क्रॉस करता है या नहीं। और 3 बिलियन पैरामीटर हमारे चर्चित जायंट मॉडल्स के बगल में असामान्य रूप से अप्रोचेबल हैं। क्योंकि वेट्स उपलब्ध हैं,
ऑर्गेनाइजेशंस अपने एनवायरनमेंट में शीट्रल चला सकते हैं और इसे डोमेन स्पेसिफिक सेफ्टी टैक्सोनॉमी के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं। एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, गेम और सोशल नेटवर्क हार्मफुल या रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक ओपन मॉडल उन्हें लेबल्स और ट्यूनिंग पर क्लोज्ड मॉडरेशन सर्विस से ज्यादा कंट्रोल देता है। यह पाइपलाइंस को भी सिंप्लीफाई कर सकता है, जहां अलग अलग क्लासिफायर्स इमेजेस और टेक्स्ट को इंस्पेक्ट करते हैं इससे पहले कि एप्लीकेशन कोड उनके फैसलों को रिकॉन्साइल करे। वह जॉइंट व्यू मायने रखता है जब न अकेले इनपुट अनसेफ है। एक आम कैप्शन किसी खास इमेज के साथ मीनिंग बदल सकता है, जबकि एक बेकार इमेज टारगेटेड टेक्स्ट के साथ जोड़ने पर अब्यूसिव बन सकती है। एक क्लासिफायर सीधे कंबाइंड कॉन्टेक्स्ट को जज कर सकता है। मैं सिंप्लीफाई पर एक भौं उठाए रखूंगा। वेट्स पब्लिश करना हर भाषा, इमेज टाइप, पॉलिसी एज केस या एडवर्सेरियल इनपुट पर कवरेज साबित नहीं करता। हैकर न्यूज थ्रेड 421 पॉइंट्स पर पहुंची, जो इंटरेस्ट दिखाता है, सेफ्टी परफॉर्मेंस नहीं। फिर भी मिस्ट्रल ने कंबाइंड इमेज एंड टेक्स्ट मॉडरेशन के लिए एक कॉम्पैक्ट, इंस्पेक्टेबल स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। प्राइवेसी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स कंटेंट को अपने एनवायरनमेंट में रख सकते हैं और बाहरी रिसर्चर्स आर्टिफैक्ट को सीधे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। शील्डस्ट्रल यह तय नहीं कर सकता कि कंपनी को क्या परमिट करना चाहिए, लेकिन यह एनफोर्समेंट लेयर को ज्यादा कंट्रोलेबल बनाता है। एनवीडिया ने 4 अगस्त को अल्पमायो 2 सुपर को कमर्शियल यूज के लिए खोला और इसे रोबोटैक्सिस और दूसरी ऑटोनॉमस वाहनों को टारगेट किया। ड्राइविंग सिस्टम पहले से ही ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करते हैं और मोशन प्रेडिक्ट करते हैं, तो रीजनिंग पर जोर क्यों दें? एनवीडिया कहता है कि सबसे कठिन बचे हुए सिचुएशंस रूटीन लेन मार्किंग्स या सामान्य ट्रैफिक नहीं है। ये रेयर, लॉन्ग टेल इवेंट्स हैं जिन्हें एंटिसिपेट करना मुश्किल है और ट्रेनिंग डेटा में इनका रिप्रेजेंटेशन कम है। एक वाहन को एक अनयूजुअल सीन समझने, कॉज एंड इफेक्ट इन्फर करने और तब एक्शन चुनने की जरूरत हो सकती है जब परिचित पैटर्न लागू नहीं होते। अल्पमायो 2 सुपर उस ड्राइविंग लेयर के लिए एक फ्रंटियर ओपन मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कमर्शियल अवेलेबिलिटी वाहन टीमों को इसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल करने देती है, न कि सिर्फ एक रिसर्च आर्टिफैक्ट के रूप में जिसे वे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यह रोमांचक है और यहीं ओपन अधिक आश्वस्त लग सकता है जितना होना चाहिए। रोबोटैक्सी रीजनिंग सेंसर्स, परसेप्शन, प्रेडिक्शन, प्लानिंग, कंट्रोल्स, सिमुलेशन और सेफ्टी चेक्स के बड़े सिस्टम के अंदर बैठती है। अनाउंसमेंट यह नहीं बताती कि अल्पमायो 2 सुपर मौजूदा वाहन स्टैक्स में कैसे प्लग इन होता है, कमर्शियल यूज को गवर्न करने वाली शर्तें क्या हैं, या सेफ्टी क्रिटिकल इवैल्यूएशंस पर यह क्लोज्ड अल्टरनेटिव्स से कैसे तुलना करता है। एक फाउंडेशन मॉडल एक अजीब सीन की इंटरप्रेट कर सकता है, यह अपने आप वाहन को सेफ नहीं बनाता। सही। कमर्शियल एक्सेस कंक्रीट है, यह प्रूफ नहीं है कि लॉन्ग टेल ड्राइविंग सॉल्व्ड है। मॉडल उपलब्ध कराना रेयर सिचुएशंस का अध्ययन करने वालों की संख्या बढ़ा सकता है और ऑटोनॉमस वाहन टीमों में डुप्लिकेटेड फाउंडेशन वर्क को कम कर सकता है। यह एनवीडिया का फोकस रूटीन परसेप्शन से कॉन्टेक्सचुअल रीजनिंग और एक्शन सेलेक्शन की तरफ शिफ्ट दिखाता है। परसेप्शन एक रुकी हुई वाहन और एक खुला दरवाजा पहचान सकता है। रीजनिंग लेयर को उन फैक्ट्स को ट्रैफिक में कदम रखने वाले व्यक्ति से जोड़ना होगा, फिर एक्शन चुनना होगा। यह वही कॉजुअल चेन है जिसे अनाउंसमेंट टारगेट कर रही है। यह डेवलपमेंट को तेज कर सकता है, लेकिन स्टेक्स कोडिंग बेंचमार्क से ज्यादा ऊंचे हैं। यहाँ एरर्स रोड्स, पैसेंजर्स और पेडेस्ट्रियंस से मिलते हैं, इसलिए डेप्लॉयमेंट एविडेंस फ्रंटियर शब्द से कहीं ज्यादा मायने रखता है। एप्पल का कहना है कि उसकी ट्रेड सीक्रेट जांच अब उन अतिरिक्त पूर्व कर्मचारियों तक पहुंच गई है जो ओपनएआई की ओर गए। 4 अगस्त को रिपोर्ट किए गए एक पूरक कोर्ट फाइलिंग में
एप्पल का दावा है कि अधिक पूर्व स्टाफ ने गोपनीय जानकारी रखी या एक्सेस की होगी। यह एक मौजूदा मामले का विस्तार है, न कि एक अलग केस खोलना। यहाँ उद्धृत सार्वजनिक रिकॉर्ड उन कर्मचारियों के नाम नहीं बताता और न ही उन श्रेणियों की पहचान करता है जिनकी जानकारी एप्पल का आरोप है कि ली गई थी। जांच का विस्तार तथ्यात्मक है। आचरण एक आरोप बना हुआ है और यह मानवीय दाव को बढ़ा देता है। एआई कंपनियां उन लोगों की भर्ती कर रही हैं जिनकी विशेषज्ञता दूसरी बड़ी तकनीकी फर्मों के अंदर विकसित हुई थी, जबकि वे फर्में जानकारी के साथ आए गए ज्ञान पर मुकदमा करने के लिए तेजी से तैयार हैं। इंजीनियर्स कौशल और अनुभव को नई नौकरी में ले जा सकते हैं। वे नियोक्ता की संरक्षित फाइलें या ट्रेड सीक्रेट नहीं ले जा सकते। कठिन विवाद अक्सर इस बात पर केंद्रित होते हैं कि यह रेखा कहाँ है जब मूल्यवान सामग्री में तकनीकी योजनाएं, आंतरिक शोध या याद किया गया परिचालन ज्ञान शामिल है, न कि एक कार्टूनी रूप से लेबल किया गया सीक्रेट फोल्डर। क्योंकि अतिरिक्त कर्मचारी और कथित जानकारी सार्वजनिक खाते में नाम नहीं है, फाइलिंग इसे स्पष्ट करने से ज्यादा तेजी से विवाद का विस्तार करती है। दायरा बढ़ रहा है, साक्ष्य विवरण अभी तक इसी गति से आगे नहीं बढ़ रहे। एप्पल की फाइलिंग यह स्थापित नहीं करती कि ओपनएआई ने कुछ अनुचित प्राप्त किया या उपयोग किया, और अनाम दायरा सार्वजनिक व्याख्या को कठिन बनाता है। इसका मतलब है कि मामला अब पहले से पहचाने गए लोगों तक सीमित नहीं है। अगर कोर्ट विस्तार स्वीकार करता है, तो यह खोज में अधिक संदेश, रिकॉर्ड और रोजगार संक्रमण ला सकता है। यह सीधे ओपनएआई के सार्वजनिक खंडन में भी जाता है। एप्पल कोर्ट फाइलिंग के माध्यम से आरोपों का विस्तार कर रहा है, जबकि ओपनएआई अपनी कहानी प्रकाशित कर रहा है। अलग अलग अखाड़े, अलग अलग मानक। यह पेपर एक शर्मनाक शॉर्टकट की ओर इशारा करता है। कई माने जाने वाले वीडियो एजेंट शीर्षक, वेब सर्च या याद किए गए बैकग्राउंड पर निर्भर करते हैं, स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसकी जांच के बजाय। वीडियो डीप रिसर्च क्रम को उलट देता है। यह पहले प्रासंगिक फ्रेम स्कैन करता है, फिर जो उसने देखा उसके आधार पर वेब रिसर्च करता है। 35 बिलियन पैरामीटर सिस्टम को पहले वर्कड उदाहरणों से प्रशिक्षित किया गया था और फिर रिवॉर्ड आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से, जो याद किए गए ज्ञान से अनुमान लगाने के बजाय जवाब खोजने को प्राथमिकता देता है। एक नए 200 प्रश्न वीडियो रीजनिंग बेंचमार्क पर लेखक 64% सटीकता रिपोर्ट करते हैं। क्लॉड 4.5 सोनेट, जीपीटी 5 और जेमिनी 2.5 प्रो से आगे। यह लेखकों के अपने बेंचमार्क पर एक पेपर परिणाम है, इसलिए व्यापक पुनरुत्पादन महत्वपूर्ण है। फिर भी वेब सर्च करने से पहले दी गई फुटेज देखना सही व्यवहारगत भेद है। यह लंबे ट्यूटोरियल, रिकॉर्ड किए गए प्रक्रियाओं या निगरानी क्लिप्स में मदद कर सकता है, जहां जवाब दृश्यमान घटनाओं पर निर्भर करता है। पहले शीर्षक सर्च करना कुशल हो सकता है। यह वैसा भी है जैसे एक एजेंट वह वीडियो बता रहा हो जो उसने उम्मीद की थी, न कि जो उसने प्राप्त किया। ओपनएआई चुपचाप एप्पल के फ्रेमिंग की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। 3 अगस्त को उसने एप्पल इज गेटिंग दिस रॉन्ग प्रकाशित किया, मुकदमे को बेबुनियाद बताया और संदेश और रिकॉर्ड पेश किए जो उसका कहना है एप्पल के खाते का खंडन करते हैं। हैकर न्यूज पर चर्चा 277 पॉइंट्स तक पहुंची, इसलिए विवाद कानूनी दर्शकों से बच निकला है। ओपनएआई पोस्ट को एक तथ्यात्मक सुधार के रूप में वर्णित करता है, हालांकि शीर्षक, दस्तावेजों और समय का चयन करना स्पष्ट रूप से सार्वजनिक पोजीशनिंग भी है। बिल्कुल। ओपनएआई के दस्तावेज ओपनएआई के संस्करण का समर्थन करते हैं। उन्हें प्रकाशित करना उन्हें अदालती निष्कर्ष नहीं बनाता। पोस्ट कर्मचारी के आचरण और कंपनी के अनुसार क्या हुआ, इस पर केंद्रित है, विस्तृत कानूनी तंत्र पर नहीं। यह रिपोर्टरों और पर्यवेक्षकों को एप्पल की फाइलिंग से तुलना करने के लिए सामग्री देता है,
लेकिन दोनों खाते एक दूसरे को हल नहीं करते। एप्पल कहता है कि उसकी जांच बढ़ गई है। ओपनएआई कहता है कि मुकदमा निराधार है। जज तय करने से पहले कि किस आरोप में पर्याप्त समर्थन है, दोनों स्थितियां मौजूद हो सकती हैं। क्या सार्वजनिक रूप से मुकदमा लड़ना ओपनएआई की मदद करता है या यह बाद में जांची जा सकने वाली अधिक सामग्री बनाता है? दोनों। यह एप्पल की कहानी को तुरंत विवादित करके भर्ती और प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकता है। यह ओपनएआई को एक ऐसे खाते में भी बांध देता है जिसकी वकील, पत्रकार और एप्पल बाद की फाइलिंग और उत्पादित साक्ष्यों से तुलना कर सकते हैं। पोस्ट के संलग्न संदेश प्राथमिक सामग्री है, लेकिन कंपनी ने चुना कि कौन से संदेश प्रकाशित करने हैं और उन्हें कैसे प्रस्तुत करना है। यह उन्हें बिना समर्थन के इनकार से अधिक सूचनात्मक बनाता है, लेकिन चयन को तटस्थ नहीं बनाता। यदि साझा किए गए संदेश औपचारिक मामले में आते हैं, तो उनका पूरा संदर्भ किसी भी कंपनी के अंशों से अधिक मायने रखेगा। एक और तेज ब्लॉग शीर्षक इसे हल नहीं करेगा। अदालत का फैसला, नामित कर्मचारी या कथित रहस्यों से सीधे जुड़े दस्तावेज हो सकते हैं। इकोफ्रेम लंबी वीडियो को समझने की लागत को अंतर्निहित मॉडल को फिर से प्रशिक्षित किए बिना संबोधित करता है। निश्चित नमूनाकरण पहले से कुछ फ्रेम चुनता है और महत्वपूर्ण क्षण को याद कर सकता है। एजेंट शैली प्रणालियां बार बार सोचती हैं कि कहां देखना है, लेकिन वह आगे पीछे महंगा है। इकोफ्रेम विश्वास की निगरानी करता है और केवल तभी अतिरिक्त फ्रेम पुनर्प्राप्त करता है जब अनिश्चितता बढ़ती है। यह अपनी खोज को भी बदलता है। जब ध्यान वीडियो में फैला रहता है, इकोफ्रेम वैश्विक रूप से देखता रहता है। जब ध्यान एक क्षेत्र में केंद्रित होता है, तो यह उस क्षेत्र में जूम करता है। 3 लंबे वीडियो बेंचमार्क पर लेखक एजेंट शैली दृष्टिकोण की तुलना में 13.5 गुना तक की गति की रिपोर्ट करते हैं, जबकि उसकी सटीकता से मेल खाता है। यह पेपर का परिणाम है, सार्वभौमिक गारंटी नहीं, लेकिन यह सीधे प्रतिक्रिया समय और कंप्यूट लागत को संबोधित करता है। और यह वीडियो डीप रिसर्च का पूरक है। एक बाहरी खोज से पहले फुटेज में उत्तरों को आधार देता है। दूसरा, विश्वास बदलने पर कितने फुटेज को लोड करना है, इसे कम करता है। कोड सार्वजनिक है और इसका प्रशिक्षण मुक्त डिजाइन एक नए प्रशिक्षित की आवश्यकता के बजाय मौजूदा वीडियो मॉडल को लपेटने देता है। ओपनएआई ने 4 अगस्त को अपने मॉडल के तृतीय पक्ष साइबर सुरक्षा मूल्यांकन से जुड़ी घटनाओं को संबोधित करते हुए एक खाता प्रकाशित किया। कंपनी कहती है कि वह बाहरी साइबर परीक्षण कैसे किया जाएगा, इसके लिए सुरक्षा उपाय जोड़ रही है। यह स्रोत में वर्णित मॉडल अपग्रेड, एपीआई फीचर या अंतिम उपयोगकर्ता प्रॉम्प्ट में बदलाव नहीं है। यह बाहरी शोधकर्ताओं और फर्मों के लिए नियमों और नियंत्रणों से संबंधित है जो सुरक्षा व्यवहार के लिए ओपनएआई सिस्टम की जांच करते हैं। जब तक कोई मूल्यांकन सीमा पार नहीं करता, यह प्रशासनिक लगता है। बाहरी साइबर शोध खतरनाक क्षमताओं और कमजोरियों को उजागर कर सकता है जो आंतरिक टीम ने छूटा। इसमें शक्तिशाली मॉडल, संवेदनशील तकनीकें, अस्पष्ट प्राधिकरण या वास्तविक प्रणालियों को प्रभावित करने वाली कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। ओपनएआई का घटनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करने का निर्णय स्वीकार करता है कि बाहरी मूल्यांकन को औपचारिक निमंत्रण के बाद रिपोर्ट से अधिक की आवश्यकता है। अनसुलझा हिस्सा है ऑपरेशनल डिटेल। खाते में कहा गया है कि सुरक्षा उपाय बदल रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझाया गया है कि ऑथराइज्ड वर्क और अनऑथराइज्ड प्रोबिंग के बीच हर अंतर क्या है। इवैल्यूएटर्स को क्या एक्सेस मिलता है, घटनाएं कैसे एस्केलेट होती हैं, या भविष्य की डिस्क्लोजर्स में क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि डिक्लेयर्ड फ्रेमवर्क अकेले उन सवालों का जवाब देती है। नहीं, स्ट्रॉन्गर कंट्रोल्स को इंडिपेंडेंट रिव्यू को सेरेमोनियल नहीं बनना चाहिए।
अगर इवैल्यूएटर्स सिर्फ वही इंस्पेक्ट कर सकते हैं जो लैब पहले से एक्सपेक्ट करता है, तो एक्सटर्नल स्क्रूटिनी अपना मूल्य खो देती है। अगर एक्सेस लूसली कंट्रोल्ड है तो साइबर कैपेबल मॉडल्स खतरनाक हैजर्ड्स पैदा करते हैं। ओपनएआई उस बाउंड्री को एक्चुअल इंसिडेंट्स के बाद फॉर्मलाइजिंग कर रहा है। अनआंसर्ड गवर्नेंस क्वेश्चंस में शामिल है कि प्रोजेक्ट को कौन ऑथोराइज करता है, कौन से रियल सिस्टम्स ऑफ लिमिट्स हैं, अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी को कैसे एस्केलेट किया जाता है और अफेक्टेड पार्टीज को कब बताया जाता है। सोर्स स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स की घोषणा करता है बिना उन कंट्रोल्स को स्पेसिफाई किए। दूसरी लैब्स वॉच करेंगी क्योंकि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन मॉडल एश्योरेंस का हिस्सा बन रहा है और मिसहैंडल्ड एंगेजमेंट एक साथ रिसर्चर्स, प्रोवाइडर्स और पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती है। ओपनएआई कहता है कि GPT-Live को 6 मंथ्स में टर्नलेस स्पीच मॉडल और लो लेटेंसी आर्किटेक्चर के अराउंड बिल्ड किया गया। टर्नलेस मार्केटिंग की तरह लगता है जब तक हम इसे एक्सप्लेन न करें। क्या असल में बदलता है? यह स्पीच को कंटिन्यूअस फ्लो की तरह ट्रीट करता है, क्लीन यूजर टर्न, पॉज और फिर असिस्टेंट टर्न की रिक्वायरमेंट के बजाय। कन्वेंशनल वॉइस इंटरफेसेस अक्सर साइलेंस का वेट करते हैं, कंप्लीट अटरेंस को ट्रांसक्राइब करते हैं, टेक्स्ट को मॉडल को सेंड करते हैं, रिप्लाई जनरेट करते हैं और सिर्फ तब स्पीच सिंथेसाइज करते हैं। टर्नलीज डिजाइन इंटरप्शंस, पार्शियल थॉट्स और कॉन्वर्सेशन के मेसी रिदम को अकोमोडेट करती है। इट्स लो लेटेंसी आर्किटेक्चर स्पीच और रिस्पॉन्स के बीच गैप को श्रिंक करने का लक्ष्य रखती है। 6 मंथ बिल्ड सिग्नल देता है कि लेटेंसी एक होल सिस्टम प्रॉब्लम है। ऑडियो इनटेक, मॉडल इन्फ्रेंस, इंटरप्शन हैंडलिंग और स्पीच आउटपुट सब कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक्सचेंज इमीडिएट फील हो। ओपनएआई सप्लाइड इंजीनियरिंग अकाउंट में लेटेंसी फिगर्स या बेंचमार्क्स पब्लिश नहीं करता, इसलिए फास्टर एंड मोर नेचुरल डिजाइन गोल बना हुआ है मेजर्ड कंपैरिजन के बजाय। यह हम्स 8.3 से अच्छे से जुड़ता है। हम्स एजेंट प्रोडक्ट लेयर पर बाजिन, स्ट्रीमिंग स्पीच, वेक वर्ड्स और हैंड्स फ्री यूज एक्सपोज करता है। GPT-Live डिस्क्राइब करता है कि ओपनएआई कंटिन्यूअस वॉइस के लिए अपने असिस्टेंट के अंडरनीथ डेडिकेटेड मॉडल और सिस्टम बिल्ड कर रहा है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सेम बेट। स्पोकन एआई कॉन्वर्सेशनल फील नहीं दे सकता अगर यह लॉन्ग प्रोसेसिंग डीले वाले वॉकी टॉकी की तरह बिहेव करता है। लोग इंटरप्ट करते हैं, खुद को करेक्ट करते हैं और नो द अदर वन कहते हैं बिफोर सिस्टम फिनिश करता है। मुझे डायरेक्शन से उत्साह है, एक रिजर्वेशन के साथ। फ्लूइडिटी किसी सिस्टम को उससे ज्यादा कॉम्पिटेंट फील करा सकती है जितनी वह एक्चुअल में है। नेचुरल वॉइस और क्विक इंटरप्शन किसी आंसर को ट्रू नहीं बनाते। ओपनएआई यह इंजीनियरिंग अकाउंट के रूप में प्रेजेंट करता है, न्यू इंटीग्रेशन सरफेस के रूप में नहीं, और परफॉर्मेंस टेबल के बजाय 2 फर्म चॉइसेस सप्लाई करता है। फिर भी यह शो करता है कि कंटिन्यूअस स्पीच फर्स्ट क्लास मॉडल प्रॉब्लम बन रहा है टेक्स्ट के अराउंड ट्रांसक्रिप्शन रैपर के बजाय। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने ऑर्चर्ड को अगस्त 3 को ओपन फ्रेमवर्क के रूप में रिलीज किया एआई एजेंट्स को ट्रेन और इवैल्यूएट करने के लिए डिफरेंट टास्क टाइप्स में। इट्स पिच है रीयूज। रिसर्च ग्रुप्स बार बार एनवायरनमेंट्स, एजेंट स्कैफोल्डिंग और इवैल्यूएशन मशीनरी को हर एक्सपेरिमेंट के लिए रीबिल्ड करते हैं। ऑर्चर्ड एक शेयर्ड फाउंडेशन ऑफर करता है ताकि ज्यादा एफर्ट एजेंट और टास्क में जा सके सराउंडिंग एपरेटस रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के बजाय। माइक्रोसॉफ्ट स्मॉलर मॉडल्स को स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिलीवर करने में हेल्प करने पर भी एम्फेसिस करता है जब कंसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सपोर्टेड हो। मैं ऑब्जेक्शन सुन सकता हूं, एक और एजेंट फ्रेमवर्क। इसे मॉडल कॉल्स के अराउंड न्यू फोल्डर स्ट्रक्चर से ज्यादा क्या बनाता है? इरादा तुलनात्मक शोध का है। जब 2 एजेंट प्रयोग अलग अलग वातावरण, टूल इंटरफेस, स्टॉपिंग नियम और स्कोरिंग कोड का उपयोग करते हैं, तो हेडलाइन स्कोर महत्वपूर्ण अंतरों को छुपा सकता है।
प्रयोज्य इंफ्रास्ट्रक्चर से अनजाने विविधताओं को कम किया जा सकता है और टास्क रन्स की तुलना आसान हो सकती है। स्रोत ऑर्चर्ड को अपनी हुई स्टैंडर्ड के रूप में स्थापित नहीं करता, हालांकि यह माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च से एक खुला शुरुआती बिंदु स्थापित करता है। यह तय करेगा कि स्वतंत्र लैब्स वातावरण योगदान करते हैं या नहीं और सामान्य सतह पर परिणाम रिपोर्ट करते हैं। क्वेन के सहकर्मी फ्रेमिंग के साथ यह कंट्रास्ट उपयोगी है। क्वेन एक मॉडल की लंबे काम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता बेचता है। ऑर्चर्ड ऐसे एजेंट्स के आसपास प्रयोगों को कम बेस्पोक बनाने की कोशिश करता है। बेहतर एजेंट्स को क्षमाशाली मॉडल्स और विश्वसनीय तुलना की जरूरत है। छोटे मॉडल पर जोर मायने रखता है क्योंकि एक कॉम्पैक्ट मॉडल कृत्रिम रूप से कमजोर दिख सकता है जब उसके टूल्स, वातावरण या स्टॉपिंग नियम किसी बड़े मॉडल से खराब हों। एक शेयर्ड फ्रेमवर्क उस आसपास की मशीनरी को अधिक स्थिर रख सकता है। ऑर्चर्ड केवल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज होने से बेंचमार्क अथॉरिटी नहीं है, लेकिन शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात को प्रभावित कर सकता है कि कौन से एजेंट क्लेम बाद में जांच सहन करते हैं और प्रोडक्ट्स तक पहुंचते हैं। क्वेन की पूर्ण तस्वीर महत्वाकांक्षी है। अलीबाबा क्वेन 3.8 मैक्स को 2.4 ट्रिलियन पैरामीटर के ओपन वेट मॉडल के रूप में वर्णित करता है जो ऑटोनोमस कोडिंग, लॉन्ग हराइजन एग्जीक्यूशन, मल्टीमोडल फीडबैक और आक्रामक प्राइसिंग के इर्द-गिर्द बना है। अर्ली पब्लिश्ड इवैल्यूएशंस इसे ह्यूमन प्रेफरेंस और विजन टास्क्स पर उच्च स्थान पर रखते हैं, जिसमें क्लॉड ओपस 4.7 के साथ क्लेम्ड पैरिटी और मजबूत ऑब्जेक्ट डिटेक्शन शामिल है। वे अर्ली क्लेम्स हैं, सेटल्ड रैंकिंग नहीं। 2.4 ट्रिलियन को कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है। इस स्केल के मॉडल आमतौर पर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स डिजाइन का उपयोग करते हैं, मतलब हर इनपुट के लिए नेटवर्क का केवल एक हिस्सा एक्टिवेट हो सकता है। यह हर पैरामीटर एक्टिवेट करने की तुलना में कंप्यूटेशन कम करता है, लेकिन डिप्लॉयमेंट को अभी भी सब्सटैंशियल मेमोरी, नेटवर्किंग, सर्विंग सॉफ्टवेयर और एक्सेलरेटर कैपेसिटी की जरूरत है। ओपन वेट्स बाहरी निरीक्षण और सिद्धांत रूप से इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट की अनुमति देते हैं। लोकल अभी भी एक सीरियस क्लस्टर हो सकता है, एलएलएम के क्लेम से 4 कार्ड नहीं। इसीलिए अपेक्षित 27 बिलियन पैरामीटर क्वेन वेरिएंट असमान रूप से मायने रख सकता है। छोटे ओपन मॉडल अधिक संगठनों तक पहुंच सकते हैं, कम लागत पर चल सकते हैं और फ्लैगशिप स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना प्राइवेट डिप्लॉयमेंट्स का समर्थन कर सकते हैं। किमी, डीपसीक, जीएलएम और मिनीमैक्स सहित चीनी लैब्स ओपन वेट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि डीपसीक V4 फ्लैश एजेंट वर्कलोड्स के लिए कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस चैलेंजर के रूप में चर्चा में है। प्रतिस्पर्धा तेजी से इस बारे में है कि कौन सी कैपेबिलिटी लेवल इकोनॉमिकली सर्व की जा सकती है, न कि केवल कौन बेंचमार्क में सबसे ऊपर है। एक सप्लाइड अकाउंट की वेट कंट्रोल्स पर चर्चा एक कंपनी पॉलिसी पोजीशन का वर्णन करती है, एनैक्टेड लॉ या दूसरे मॉडल फीचर का नहीं। ओपन वेट्स एप्लीकेबल लाइसेंस के तहत इंस्पेक्शन और डिप्लॉयमेंट की अनुमति देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड वेट्स प्रोवाइडर के साथ रहते हैं। क्वेन 3.8 मैक्स स्केल, कोडिंग एम्बिशंस, मल्टीमॉडल फीडबैक और प्राइस पोजिशनिंग के लिए नोटेबल है। यह नया बार सेट करता है या नहीं यह इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, रियल सर्विंग कॉस्ट्स और कैपेबिलिटी की मात्रा पर निर्भर करता है जो प्रोडक्ट्स में लोगों तक पहुंचती है। नैनोबॉट पहले ट्रैक किए गए प्रकटन पर 46,651 स्टार्स के साथ आगे है। रिलीज 0.3 जुलाई 25 को शिप हुआ और रिपोजिटरी अगस्त 5 को अपडेट हुई। यह एक सेल्फ होस्टेड पाइथन पर्सनल एजेंट फ्रेमवर्क है जिसमें वेब इंटरफेस, टूल्स, मेमोरी, ऑटोमेशन, चैट एप्स, मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सपोर्ट है। कोडबेस मेमोरी एमसीपी इसे कॉम्प्लीमेंट करता है जो 158 भाषाओं में सोर्स कोड को एक पर्सिस्टेंट नॉलेज ग्राफ में बदलता है।
इसके मेंटेनर्स मिलीसेकंड स्केल इंडेक्सिंग, सब मिलीसेकंड क्वेरीज और एक स्टैटिक बाइनरी से 99% कम टोकन्स का दावा करते हैं। वे प्रोजेक्ट्स एक साथ फिट बैठते हैं। नैनोबॉट एजेंट शेल देता है, जबकि कोडबेस मेमोरी स्पेशलाइज्ड कोड इंटेलिजेंस देता है जो कंपैटिबल एजेंट्स कॉल कर सकते हैं। कोडबेस मेमोरी के 37,550 स्टार्स थे और 0.9 जुलाई में शिप हुआ। फास्टएमसीपी दोनों के नीचे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स और क्लाइंट्स बनाने के लिए एक पाइथन टूलकिट है। इसकी 3.4 रिलीज जुलाई में शिप हुई और इसके 27,072 स्टार्स थे। एक प्रोजेक्ट एजेंट्स चलाता है, एक उन्हें ड्यूरेबल कोड अंडरस्टैंडिंग देता है और एक उनके टूल कनेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना आसान बनाता है। यह एक स्वस्थ कंपोजेबल स्टैक है, हालांकि नंबरों को लेबल की जरूरत है। तीनों पहली बार ट्रैक किए गए हैं, इसलिए कोई 30 दिन की वृद्धि रुझान नहीं है और कोडबेस मेमोरी के प्रदर्शन आंकड़े मेंटेनर के दावे हैं। प्रत्येक रिपॉजिटरी में हालिया रिलीज और निरंतर गतिविधि है। एक साथ वे एजेंट फ्रेमवर्क, मेमोरी सिस्टम और टूल प्रोटोकॉल को दिखाते हैं जो पुनः प्रयोज्य परतों में अलग हो रहे हैं, एक उत्पाद के सब कुछ के बजाय। आज मॉडल प्रगति फ्लैगशिप दावों, विशेषीकृत सुरक्षा और ड्राइविंग सिस्टम, सर्विंग एक्सपेरिमेंट्स और डोमेन एडाप्टेशन के माध्यम से आई, न कि प्रमुख प्रोवाइडर कैटलॉग में नए सामग्री जनरल पर्पस नाम के रूप में। क्वेन ने ब्रॉड मॉडल मूवमेंट को चलाया। बहुत सारा दिलचस्प काम विशिष्ट उत्पादों और हार्डवेयर सेटिंग्स में मॉडलों को उपयोगी बनाने से आया। मिनीमैक्स H3 2300 लाइक्स के साथ एक ओपन वीडियो जनरेशन मॉडल के रूप में ट्रेंड कर रहा है। यह छवियों और टेक्स्ट के संयोजन स्वीकार करता है और टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, मिक्स्ड प्रॉम्प्ट और वीडियो टू वीडियो उपयोगों में वीडियो जनरेट या ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसकी सूचीबद्ध क्षमताओं में टेक्स्ट, छवियों, मिक्स्ड प्रॉम्प्ट्स या मौजूदा फुटेज से ऑडियो वीडियो आउटपुट का उत्पादन करना भी शामिल है। आर्टिफैक्ट डिफ्यूजर्स इकोसिस्टम और सेफटेंसर्स फॉर्मेट का उपयोग करता है। शून्य रिकॉर्ड किए गए डाउनलोड उन लाइक्स को एडॉप्शन सबूत के बजाय इंटरेस्ट सिग्नल बनाते हैं। फिर भी रेंज उल्लेखनीय है। मॉडल फुटेज जेनरेट करने, छवियों को एनिमेट करने, वीडियो एडिट करने और इसके साथ ऑडियो बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। दी गई रिकॉर्ड हार्डवेयर जरूरतें, बेंचमार्क क्वालिटी, कॉन्टेक्स्ट लिमिट्स या लाइसेंस शर्तें स्थापित नहीं करती। मिनीमैक्स H3 मल्टी मॉडल चौड़ाई के लिए खड़ा है, स्केल पर प्रदर्शित उपयोग के लिए नहीं। लफी द फॉक्स के क्वेन 3.635B/A3B अनसेंसोर्ड जेनेसिस हम्स V7 GGUF में 308,857 डाउनलोड और 371 लाइक्स हैं। यह विजन मल्टी मॉडल इनपुट, हम्स ट्यूनिंग, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर और लोकल रनटाइम द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले फॉर्मेट को जोड़ता है। लिक्विड AI का डिप्लॉय लोकल एजेंट्स एवरीवेयर विद LFN 2.52.6B दूसरी दिशा से उसी दबाव को टारगेट करता है। लोकल डिवाइस पर एजेंटों के लिए एक बहुत छोटा मॉडल एक बड़े कम्युनिटी बिल्ड को पैकेज करता है, दूसरा कॉम्पैक्ट डिप्लॉयमेंट को आगे बढ़ाता है। GitHub का कस्टमाइज द रीजनिंग लेवल फॉर कोपायलट क्लाउड एजेंट होस्टेड एंड पर कंट्रोल जोड़ता है। टास्क डेलीगेट करने वाले लोग सपोर्टिंग मॉडल्स के लिए रीजनिंग लेवल चुन सकते हैं। हर जॉब पर एक सेटिंग लागू करने के बजाय गहरे प्रयास को संसाधन उपयोग के साथ ट्रेड करें। तीनों में लोकल मॉडल पैकेजिंग, कॉम्पैक्ट ऑन डिवाइस एजेंट्स और क्लाउड कोडिंग एजेंट्स सभी यह दिखा रहे हैं कि कंप्यूटेशन कहाँ चलता है और टास्क को कितना काम मिलता है, इस पर अधिक चॉइस एक्सपोज कर रहे हैं। इन कहानियों के पीछे के रिलीज विवरण, शोध संदर्भ, रिपोजिटरी और मॉडल पेज के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे।